गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज की क्लास में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये तो पता होगा तुमको कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट फॉर्म में एसएचएम बोलते हैं या हिंदी में इसको सरल और गति बोलते हैं। यानी इसको पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि हार्मोनिक मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, जिसको हिंदी में आवर्त गति भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मोनिक मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है। नाम से ही क्लियर है कि कोई भी पार्टिकल ऐसा आगे पीछे वाला मोशन कर रहा हो या टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, उसको हार्मोनिक मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं ना। या बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि ऐसा आगे पीछे वाला मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होता हो, उसको हम हार्मोनिक या ऑस्किलेटरी मोशन बोल सकते हैं ना। ये बोल सकते हैं हम, परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि बताओ ऐसा आगे पीछे वाला मोशन या ऐसा टू एंड फ्रो मोशन जो एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रहा हो, उस टाइप के मोशन को हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में ऑस्किलेटरी मोशन या हिंदी में इसको आवर्त गति बोलते हैं, है ना। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होते हैं, उसको भी देख सकते हैं। जैसे दो रिजिड बॉल है और बीच में रबर की कोई इलास्टिक बॉल है, स्मूथ सरफेस पर उसको कुछ वेलोसिटी देकर के छोड़ दिया है। तो तुम बताओ है ना, तुम बताओ कि बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगी, फिर इस दीवार से बाउंस होकर पीछे आएगी, फिर इस दीवार से बाउंस होकर के आगे जाएगी, फिर पीछे, फिर आगे। इस तरह से बॉल भी आगे पीछे वाला मोशन कर रही है, और ऐसा आगे पीछे वाला मोशन कर रही है जो निश्चित टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होगा। तो इसको भी ऑस्किलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। अगला एग्जांपल देखना, जैसे कोई सिंपल पेंडुलम है, इसको बहुत ज्यादा एंगल डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, तो छोड़ेंगे तो पेंडुलम घूम कर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा। तो ये पेंडुलम भी आगे पीछे वाला मोशन कर रहा है, और आगे पीछे वाला ऐसा मोशन कर रहा है जो निश्चित टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको भी ऑस्किलेटरी मोशन बोल सकते हैं। तीसरा एग्जांपल ट्यूनिंग फॉर्क का ले रहा हूँ। जैसे कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको रबड़ के पैड पर जोर से मारा, तो बताओ ट्यूनिंग फॉर्क की जो भुजाएं या जो आर्म्स है वो भी आगे पीछे वाइब्रेट करेंगी ना। बताओ ट्यूनिंग फॉर्क की जो आर्म्स है वो भी ऐसा आगे पीछे वाला मोशन कर रही है जो निश्चित टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको भी हम हार्मोनिक या ऑस्किलेटरी मोशन बोल सकते हैं, है ना। तो वही हार्मोनिक या ऑस्किलेटरी मोशन के बारे में देख लिया कि सिंपली जो आगे पीछे वाला मोशन होता है जो निश्चित टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो, उसको हार्मोनिक या ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं, है ना। तो हार्मोनिक या ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है वो तो देख लिया। लेकिन अब हम मेन पार्ट पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति क्या होती है, वो देख। हाँ बच्चों, ठीक है। तो इस चैप्टर के मेन पार्ट पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति क्या होती है वो देखते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स के नेचर का हो, तब जो स्पेशल टाइप के ऑस्किलेशंस क्रिएट होते हैं उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना, ये बिल्कुल परफेक्ट लैंग्वेज में बोल सकते हैं। सॉरी, ये बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स के नेचर का हो, तब जो स्पेशल टाइप के ऑस्किलेशंस क्रिएट होते हैं उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और F इक्वल टू माइनस के एक्स का मतलब समझ गए ना। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल पर ऐसा फोर्स लगे जो इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शनल हो, और माइनस मतलब इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट भी हो। मतलब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम से आगे की ओर डिस्प्लेस हो तो फोर्स पीछे की ओर लगे, और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम से पीछे की ओर डिस्प्लेस हो तो फोर्स आगे की ओर लगे। ये तो ध्यान रखना कि F इक्वल टू माइनस के एक्स का ये मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जो इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शनल भी हो और अपोजिंग भी हो। बस परफेक्ट शब्दों में हम बोल सकते हैं, है ना। कि कभी भी, है ना, कभी भी ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू माइनस के इस नेचर का फोर्स लगे, तब जो स्पेशल टाइप के
ऑस्किलेशंस क्रिएट होते हैं उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। चलो एक बार हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पर अगर F इक्वल टू माइनस के इस नेचर का फोर्स लगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा वो देख लेते हैं। ये तो देखो आगे आगे मूर्खों टाइप से इसको मैथमेटिकली तो देख ही लेंगे, लेकिन एक बार इंसानों के टाइप से थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू माइनस के इस नेचर का फोर्स लगे तो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा क्रिएट होगा उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, देखो तुम अच्छे ध्यान रखना कि F इक्वल टू माइनस के इस नेचर के फोर्स लगभग हर चैप्टर में आएंगे। ध्यान रखना F इक्वल टू माइनस के इस टाइप के फोर्स हर चैप्टर में आएंगे, मतलब फ्लूइड में भी इस टाइप के केसेस बनते हैं, सरफेस टेंशन में ही बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटिज्म में, थर्मोडायनेमिक्स में, मतलब लगभग हर चैप्टर में इस टाइप के केसेस बनते हैं। तो ध्यान रखना कि वैसे तो F इक्वल टू माइनस के सॉरी वैसे तो F इक्वल टू माइनस के इस नेचर के फोर्स के एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इस टाइप के फोर्स का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स। ये तो ध्यान रखना कि वैसे तो इस टाइप के फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन इस नेचर के फोर्स का सबसे सिंपलेस्ट या सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सा होता है? स्प्रिंग फोर्स, है ना? तुमने न्यूटन्स लॉ में तुमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड तो kx होता है और स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। इस स्प्रिंग फोर्स को साइन के साथ F इक्वल टू माइनस kx बोलते हैं। तो ये F इक्वल टू माइनस kx इस नेचर का होता है ना, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि वैसे तो इस टाइप के फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना? थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन इस टाइप के फोर्स का सबसे कॉमन या प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स। वही है ना, हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू माइनस के इस नेचर का अगर स्प्रिंग फोर्स लगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा वो देखना है ना? और कोई स्मार्ट पर्सन हो तो फीलिंग से ही बता सकता है ना? कोई अनपढ़ हो तो फीलिंग से ही बता सकता है कि बताओ अगर ऑब्जेक्ट केवल स्प्रिंग फोर्स के अंडर में मूव कर रहा हो तो उस केस में ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली आगे भी नहीं जाएगा और कंटिन्यूअसली पीछे भी नहीं जाएगा। उस केस में ऑब्जेक्ट आगे पीछे वाला ऑस्किलेटरी मोशन करेगा, है ना? प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, लेकिन एक बार मूर्खों से इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू माइनस के नेचर का अगर स्प्रिंग फोर्स लगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा क्रिएट होगा उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ध्यान से देखना, देखो इस बार मान लेते हैं कि कोई स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर m मास का ब्लॉक रख दिया है ना? ब्लॉक से कोई हल्की स्प्रिंग लगा दी है और स्प्रिंग के दूसरे सिरे को दीवार से फिक्स कर दिया है, ठीक है ना? अब देखो ब्लॉक को मोशन स्टार्ट कराना है, कोई पड़े-पड़े तो मूव नहीं करेगा ना, तो चलो मोशन स्टार्ट कराने के लिए ऐसा करते हैं कि बस ब्लॉक को v नॉट की इनिशियल वेलोसिटी दे करके किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, है ना? कि ब्लॉक को v नॉट की वेलोसिटी देकर किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। तुम बताओ कि v नॉट की वेलोसिटी देकर छोड़ दोगे तो उसके बाद इस ब्लॉक पर रियल फोर्स कौन सा लगेगा? केवल स्प्रिंग फोर्स, है ना? बताओ ये जो ग्रेविटेशन फॉर mg है वो तो दबाने के काम में आएगा। पढ़े लिखों की लैंग्वेज में बोले तो ग्रेविटेशन फॉर mg ये तो नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा, तो बस बोल सकते हैं कि अगर इसको कुछ वेलोसिटी देकर के छोड़ दें, है ना? कुछ वेलोसिटी लेके छोड़ दें तो उसके बाद इस ब्लॉक पर रियल फोर्स ओनली स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो कि F इक्वल टू माइनस के एक्स के नेचर का है। तो बस देखते हैं कि F इक्वल टू माइनस के इस नेचर का स्प्रिंग फोर्स लगे तो इसका मोशन कैसा क्रिएट होगा वो देख लेते हैं। ये तो मान लेते हैं कि, है ना, आसानी के लिए मान लेते हैं कि शुरू में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है और हमको पता है कि स्प्रिंग अप, है ना, हमको पता है कि स्प्रिंग शुरू में अपनी नेचुरल लेंथ पे है, तो शुरू में स्प्रिंग में खींचाव 0 तो स्प्रिंग फोर्स भी 0 और बताओ फोर्स 0 मतलब इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं, है ना? बस इस मीन पोजीशन पर बस ब्लॉक को v नॉट की वेलोसिटी लेकर के छोड़ दिया है, तो आगे मोशन कैसा होगा वो देखना है ना? थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बस तुम बताओ कि मीन पोजीशन से इस ब्लॉक को v नॉट की वेलोसिटी देकर के छोड़ दी, सॉरी मीन पोजीशन पर इसको v नॉट के आगे की ओर वेलोसिटी दी है, तो इस वेलोसिटी के कारण ब्लॉक मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे की ओर जाएगा। अब बताओ ब्लॉक मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे की ओर जाएगा तो अब स्प्रिंग खींच जाएगी और स्प्रिंग खींच जाएगी मतलब स्प्रिंग इस ब्लॉक पर खींचने वाला फोर्स लगाएगी जिसकी वैल्यू kx के बराबर होगी, है ना? तो बोल सकते हैं कि ब्लॉक थोड़ा सा भी आगे जाएगा स्प्रिंग खींच जाएगी, तो स्प्रिंग इस पर खींचने वाला फोर्स लगाएगी। तो बताओ अभी स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है इसकी वेलोसिटी के अपोजिंग है
और बता फोर्स वेलोसिटी के अपोजिंग है तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। बस स्टार्टिंग में वेलोसिटी वी नॉट थी, फिर घटेगी और घटते घटते एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब तुम देखते ही बताओ कि बताओ एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई है, लेकिन अभी स्प्रिंग फोर्स तो काफी सारा लग रहा है ना। वही एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन बहुत सारा स्प्रिंग फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, तो उसके कारण ब्लॉक बाउंस होकर के पीछे की ओर जाएगा और वापस अपनी मीन पोजीशन से पास होगा। और तुम एनर्जी कंजर्वेशन से डायरेक्ट बोल सकते हो कि बताओ स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी वी नॉट आगे की ओर थी, तो जब वापस मीन पोजीशन से पास होगा तो इसकी वेलोसिटी वी नॉट ही पीछे की ओर हो जाएगी, है ना। अब तुम बताओ कि मीन पोजीशन पर रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, लेकिन वेलोसिटी तो है ना, तो इस वेलोसिटी के कारण और पीछे आएगा। और अब मीन पोजीशन से भी पीछे चला गया तो स्प्रिंग दब जाएगी, और स्प्रिंग दब जाएगी मतलब स्प्रिंग धक्का देने वाला फोर्स लगाएगी, तो वापस फोर्स इसकी वेलोसिटी के अपोजिंग है, तो वापस इसकी वेलोसिटी घटेगी। घटते घटते मैक्सिमम कंप्रेस पोजीशन पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और उसके बाद ब्लॉक बाउंस होकर के आगे जाएगा, है ना। और उसके बाद पता है कि उसके बाद फिर वही मोशन रिपीट होगा, मतलब पहले ब्लॉक आगे जाएगा, फिर बाउंस होकर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, इस तरह से ब्लॉक आगे पीछे वाला मोशन करेगा। तो बस हमको पता चल गया, है ना। वैसे तो हमने स्प्रिंग की शक्ल देखते ही बता दिया था, लेकिन अभी मूर्खों टाइप से थोड़ा सा एनालिसिस भी किया, है ना। और जो एनालिसिस ये जो एनालिसिस किया उससे हम पक्का बोल सकते हैं कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू माइनस के इस नेचर का फोर्स लगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली आगे भी नहीं जाएगा और कंटिन्यूसली पीछे भी नहीं जाएगा। उस केस में ब्लॉक आगे पीछे वाला मोशन करेगा, है ना। और बस पक्का बोल सकते हैं कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू माइनस के इस नेचर का फोर्स लगे तो ऑब्जेक्ट का जो स्पेशल आगे पीछे वाला मोशन या जो स्पेशल ऑस्किलेशन क्रिएट होगा उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। हाँ बच्चों, ठीक है। अभी हमने लॉजिकली स्टडी कर लिया और देख लिया, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू माइनस के इस नेचर का फोर्स लगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली आगे भी नहीं जाएगा और कंटिन्यूसली पीछे भी नहीं जाएगा। इस केस में ऑब्जेक्ट आगे पीछे वाला है ऑस्किलेटरी मोशन करेगा, और बोल सकते हैं कि F इक्वल टू के इस नेचर का फोर्स लगे तब जो स्पेशल ऑस्किलेशन क्रिएट होते हैं उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम बोलते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने के पहले कुछ छोटी-छोटी टर्म्स होती हैं जो तुमने 9-10 में सुन रखी होगी। इनको एक बार बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं, डिटेल में तो आगे देखेंगे, अभी यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसमें पहली टर्म्स होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, है ना? बस हम मतलब वर्क और एनर्जी में ही पढ़ा होगा, तो तुम सभी को पता होगा कि जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो या एक्सेलरेशन 0, उस पोजीशन को मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। फिर एक्सट्रीम पोजीशन, तो नाम से ही क्लियर है कि इक्विलिब्रियम से जो सबसे दूर वाली पोजीशन होती है, ये इक्विलिब्रियम से फारदेस्ट पोजीशन होती है, उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक इंस्टेंट के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है और उसके बाद पलट जाता है। और हम बोल सकते हैं कि कभी कोई ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट कर रहा हो तो 2 एक्सट्रीम होते हैं, है ना? 2 एक्सट्रीम होते हैं, इसको राइट एक्सट्रीम मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम और इसको लेफ्ट एक्सट्रीम मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम। तो बस ये ध्यान रखना कि जहाँ रिजल्टेंट फोर्स 0 उसको मीन है इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसके बाद इक्विलिब्रियम से जो फारदेस्ट पोजीशन होती है उसको एक्सट्रीम पोजीशन। और कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट कर रहा हो तो 2 एक्सट्रीम होंगे, ये तो राइट एक्सट्रीम जिसको पॉजिटिव एक्सट्रीम बोलते हैं और लेफ्ट एक्सट्रीम जिसको नेगेटिव एक्सट्रीम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आती है इसमें एम्पलीट्यूड, तो इक्विलिब्रियम से फारदेस्ट पोजीशन होती है उसको तो एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड ए बोलते हैं। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट कर रहा हो तो इक्विलिब्रियम से ए जितना ही आगे जाएगा और इक्विलिब्रियम से एम्पलीट्यूड ए जितना ही पीछे जाएगा। तो छोटी मोटी चिरकुट टर्म्स हमने डिफाइन कर ली। अब देखो, अभी हमने इसको लॉजिकली बताओ, अभी मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स का तो नाम ही नहीं लिया है, सब कुछ अपनी फीलिंग से किया है, ठीक है। तो इसका मोशन कैसा होगा वो देख लिया। चलो एक बार इसके डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बना लेते हैं, है ना। वही केस लिया सेम कि ब्लॉक है, इसको स्प्रिंग से जोड़ दिया है, शुरू में स्प्रिंग नेचुरल एंड पे है, वी नॉट की वेलोसिटी देकर छोड़ दिया है, तो ये ब्लॉक ऐसा आगे पीछे मोशन करेगा ना। तो इसके मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। पता होगा कि नॉर्मली इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन को x इक्वल टू 0 बोल लेते हैं, उसके बाद, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन को x इक्वल 0 बोल लेते हैं, इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव और इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं ना।
तो एक इक्विलिब्रियम को ओरिजिन में तो x इक्वल टू 0, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो बस इस बार इसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ कैसा होगा वो थोड़ा लॉजिकली बनाते हैं। तो तुम बताओ कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्राफ भी x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद बताओ, अब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इसका x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा ना, तो उस ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद बताओ पीछे आ रहा है, तो अब इसका x कोऑर्डिनेट घटने लगेगा, और जब वापस मीन पोजीशन या वापस x इक्वल 0 पे जाएगा, तो वापस इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब बताओ, अब ये और पीछे जा रहा है ना, इक्विलिब्रियम से पीछे आएगा तो इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने लगेगा, तो ये नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा नेगेटिव ही होगा। उसके बाद आगे जा रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट कम नेगेटिव होगा, है ना। उसके बाद बताओ कि अब ऑब्जेक्ट जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था घूम फिर करके उसी स्टेट में वापस पहुंच गया है, और बस यही चीज बार बार रिपीट होगी, देखना ये मतलब यहाँ से यहाँ तक तो इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और फिर यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो बस x कोऑर्डिनेट लगातार चेंज होगा, मतलब ये x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चेंज होगा, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना है ना, एक और चीज ध्यान रखना, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, है ना, यहाँ स्टार्ट होता है, पहले ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करेगा, फिर घूम करके पीछे आएगा, फिर बाउंस होकर के आगे जाएगा, और बताओ अब ये ऑब्जेक्ट जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था घूम फिर करके उसी स्टेट में वापस पहुंच गया है। तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था घूम फिर करके उसी स्टेट तक वापस पहुंच जाए, तो इस पूरे पार्ट को एक ऑस्किलेशन बोलते हैं, और एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगेगा उसको ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो सारी छोटी मोटी चीजें थी वो देख लिया ना, मतलब ऑब्जेक्ट इस स्टेट से स्टार्ट हो रहा है और घूम फिर करके वापस उसी स्थिति में पहुंच गया ना, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसको एक ऑस्किलेशन बोलते हैं, और एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसको ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड है। सारी छोटी मोटी चीजें मैंने बता दी, ठीक है। और लॉजिकली ग्राफ भी बना लिया, इस बार डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ ऐसा होगा, मतलब पहले एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये हो गया। और देखो, कोई बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो तो फीलिंग के है ना, कोई बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो तो फीलिंग से बता सकता है कि बताओ इस बार डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ सांप के टाइप से है, मतलब इस बार डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन होगा वो साइन टी या कॉस टी की फॉर्म में होगा, है ना। ऐसा ग्राफ किसका आता है यार, साइन का आता है ना। तो स्मार्ट पर्सन तो लॉजिकली बोल सकता है कि इस बार डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ साइन जैसा आ रहा है, मतलब फीलिंग से बोल सकते हैं कि इस बार जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में। ओमेगा क्या है उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, कोई भी कांस्टेंट मान लेना। ये बाकी इतना पक्का बोल सकते हैं कि इस बार ग्राफ से ही पता चल रहा है कि इस बार इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के टाइप से चेंज करता है। मैथमेटिकली तो देख लेंगे, लेकिन अभी लॉजिकली भी देख लिया, है ना। तो ध्यान रखना कि अभी तक मैथमेटिक्स को छुआ ही नहीं है, सब कुछ लॉजिकली देखा है, तो ये सर हमने कर लिया बस। अब राइट टाइम है, अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को बिल्कुल प्रॉपर शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। ये अच्छे ध्यान रखना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम फोर्स के बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को फोर्स के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी। दोनों को देखते हैं पहले। सिंपल हार्मोनिक मोशन को फोर्स के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, है ना। ये तो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, है ना। ये तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू माइनस के एक्स इस नेचर का फोर्स लगे, तब जो स्पेशल टाइप के ऑस्किलेशन क्रिएट होते हैं उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एसएचएम को एक तो फोर्स के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं, मैंने बता दिया था कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू माइनस के इस नेचर का फोर्स लगे, तब जो स्पेशल टाइप का ऑस्किलेशन क्रिएट होगा उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू माइनस के एक्स नहीं, कोई और टाइप का फोर्स हो, जैसे F इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब है, ऐसा कोई फोर्स हो, ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट पर अगर कोई और टाइप का फोर्स लग रहा हो, है ना, तब जो ऑस्किलेशन क्रिएट होंगे उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलेंगे, उसको तो केवल ऑस्किलेटरी बोलेंगे। लेकिन F इक्वल टू माइनस के इस नेचर का फोर्स लगे,
तब जो स्पेशल ऑस्किलेशन क्रिएट होते हैं उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ये तो फोर्स के बेसिस पर डिफाइन कर लिया। अब हम एसएचएम को डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्द दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर F इक्वल माइनस के इस नेचर का फोर्स लगे तो उसको सॉल्व करने पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो x इक्वल टू a sin ओमेगा टी या x इक्वल टू a cos ओमेगा टी की फॉर्म में आएगा, और इसको भी एसएचएम बोलते हैं। ये a और ओमेगा के बारे में अभी चिंता मत करना, राइट टाइम पे बताऊंगा, है ना। लेकिन रफली ये जो चित्र बनाया है ना, जो ग्राफ बनाया है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। ये तो हम बोल सकते हैं कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर F इक्वल माइनस के इस नेचर का फोर्स लगे तो सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो x इक्वल टू a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी की फॉर्म में आएगा। तो इसको भी हम एसएचएम बोलेंगे। तो ध्यान रखना, बहुत खतरनाक चीज है। तो ध्यान रखना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगने वाला फोर्स तो F इक्वल टू माइनस के नेचर का होता है, और उसको सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी की फॉर्म में आता है ना। तो कई लोग ये सोचते हैं ये F इक्वल टू माइनस के इसके अंदर तो कोई साइन है ही नहीं, फिर यहाँ कैसे प्रकट हो गया, तो वो हम थोड़ी देर में मैथमेटिकली देखेंगे, है ना। ये मैथमेटिक्स की माया है ना, मैथमेटिक्स अपने आप ही बता देगी। अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना, 5 मिनट के बाद हम इसको बिल्कुल डिटेल में देख भी लेंगे, है ना। ये देख लिया। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, इसका नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों रखा हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर कभी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स F इक्वल माइनस के नेचर का हो तो उस केस में इसका मोशन ऑस्किलेटरी मोशन मतलब हार्मोनिक भी होता है, और साथ में इसको सॉल्व करना सिंपल भी होता है। मतलब कागज पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना, F इक्वल माइनस के इस नेचर का फोर्स लगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट का मोशन आगे पीछे होना तो हार्मोनिक भी होता है, और साथ में इसको सॉल्व करना सिंपल भी होता है। इसीलिए इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन ये नाम दिया गया। सही है ना। मैंने इसी चीज को यहाँ बड़े शब्दों में लिख दिया है ना, बड़े शब्दों में लिख दिया है। तो ध्यान रखना तो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो F इक्वल टू माइनस के एक्स के नेचर का होना चाहिए, या इसको अगर सॉल्व करोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो x इक्वल टू a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी की फॉर्म में होना चाहिए ना। तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स के नेचर का हो तभी सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी की फॉर्म में आएगा, और तभी इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स किसी और फॉर्म का हो, ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स किसी और फॉर्म का हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स माइनस के एक्स की जगह माइनस के एक्स क्यूब की फॉर्म का हो, है ना। ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स किसी और फॉर्म का हो, मतलब F इक्वल माइनस के एक्स की जगह F इक्वल माइनस के एक्स क्यूब की फॉर्म का हो, तो तब सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट a sin ओमेगा टी a cos ओमेगा टी की फॉर्म में नहीं आएगा। तब सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट किसी और फॉर्म में आ सकता है, जैसे tan ओमेगा टी, cot ओमेगा टी, sec ओमेगा टी, cosec ओमेगा टी, ऐसे कुछ आएगा। तो तब जो मोशन है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलेंगे, फिर इसको कठिन हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, या किताबी शब्दों में इसको ऑस्किलेटरी बट नॉट एसएचएम ये बोलेंगे। है तो ये अच्छे ध्यान रखना तुम। ये ध्यान रखना कि अगर फोर्स F इक्वल माइनस के एक्स क्यूब के नेचर का हो तब भी इसका मोशन हार्मोनिक या पीरियोडिक तो होगा, लेकिन इसको सॉल्व करना कठिन होगा। इसको तुम कागज पर सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के यूज करना पड़ेगा, देखना, है ना। बस मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स F इक्वल माइनस के एक्स के नेचर का हो तभी इसको सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में आएगा, और तभी इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स किसी और फॉर्म का हो तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में नहीं, उसकी जगह टेन कॉट सेक कॉजेक ऐसी किसी फॉर्म में आएगा। तो तब जो मोशन है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलेंगे, तब इसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में कठिन हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, या किताबी शब्दों में इसको ऑस्किलेटिव बट नॉट एसएचएम ये बोलेंगे। हाँ बच्चों, अब इसी कंसेप्ट पे बेस हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फिर इसमें हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेसिस पर हमको बताना है कि पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा या फिर कठिन हार्मोनिक होगा, जिसको किताबी शब्दों में ऑस्किलेटिव बट नॉट एसएचएम बोलते हैं, या फिर
यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, मतलब नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। तो बस अलग-अलग केसेस में मोशन कैसा होगा वो देखना है। चलो पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू -3 इंटू 10⁻² x इस फॉर्म का है। शक्ल देखते ही बताओ कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं होगा। है तो देखते ही बोल सकते हैं कि ये 3 इंटू 10⁻² कांस्टेंट ही है ना। तो बताओ ये 3 इंटू 10⁻² कांस्टेंट है, मतलब इस बार पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू -kx की फॉर्म में है ना। बस पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू -kx की फॉर्म में, मतलब x के प्रोपोर्शनल भी और माइनस भी है, मतलब ठप्पा लग गया कि इसका मोशन निश्चित SHM होगा। है ना, SHM होगा तो ऑब्वियसली पीरियोडिक तो होगा ही नहीं। ठीक, या चाहो तो तुम इसको मुर्खों टाइप से चेक भी कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स -x पे डिपेंड कर रहा है ना। ठीक, जैसे मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट इधर है ना। बस तुम किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम से आगे की ओर डिस्प्लेस्ड है। बस तुम बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम से आगे की ओर डिस्प्लेस्ड है तो इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। इक्विलिब्रियम को x इक्वल टू 0 है, ओरिजिन मान रहे हैं, तो किसी इंस्टेंट पर ब्लॉक जब इक्विलिब्रियम से आगे होगा तब इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो जो फोर्स होगा वो नेगेटिव रहेगा, और फोर्स नेगेटिव लगेगा मतलब फोर्स ऐसे पीछे की ओर लगेगा। तो बताइए ये फोर्स इसको वापस इक्विलिब्रियम की ओर लेकर के आएगा, है ना, वापस इक्विलिब्रियम की ओर लेकर के आएगा। ठीक, ऐसे बताओ किसी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम से पीछे पहुंच गया तो यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। बताओ x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब फोर्स आगे की ओर लगेगा। तो होता है फोर्स वापस इसको इक्विलिब्रियम की ओर ले जा रहा है। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि बताओ ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम के आगे हो या इक्विलिब्रियम के पीछे हो, फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर ही लगेगा, जो हमेशा इसको लौट करके हमेशा इसको वापस पीछे लाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ऑस्किलेशन करेगा। ऑस्किलेशन तो करेगा लेकिन फोर्स F इक्वल टू -kx के नेचर का भी, मतलब ठप्पा लग गया कि मोशन SHM होगा। और कोई स्मार्ट पर्सन तो मन में ही समझ गया होगा कि इस बार फोर्स F इक्वल टू -kx के नेचर का है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो sin ओमेगा टी या cos ओमेगा टी की फॉर्म में आएगा, मतलब मोशन SHM होगा। चलो ऐसे देखा, बाकी इसको देखने का एक और दृष्टिकोण है कि बताओ इस बार जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, -x पे डिपेंड कर रहा है। तो बताओ इसकी जो पोटेंशियल है जी वो +x² पे डिपेंड करेगी। बताओ पोटेंशियल बेसिकली क्या होती है, माइनस इंटीग्रेशन f dr होती है ना। तो बताओ f की जगह -kx रखोगे तो माइनस माइनस का प्लस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल जी प्रोपोर्शनल टू +x²। तो डायरेक्ट आना चाहिए कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x, तो पोटेंशियल जी माइनस इंटीग्रेशन f dx होती है। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, मतलब पोटेंशियल जी प्रोपोर्शनल टू +x²। और बताओ पोटेंशियल जी प्रोपोर्शनल टू +x² है ना, इससे ग्राफ ऐसा अपवर्ड गोइंग पैराबोला के टाइप से होगा। तुम बताओ ये तो साक्षात पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आ गया, और पोटेंशियल के ग्राफ को पहाड़ के टाइप से मान सकते हैं और कंचे की ट्रिक लगा सकते हैं। तो बस तुम देखते ही बताओ कि अगर कंचे को, है ना, कंचे को और मीन पोजीशन से थोड़ा आगे पीछे डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, कंचा लौट कर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, ऐसे ऑस्किलेट करेगा, है ना। और फोर्स -x के प्रोपोर्शनल से मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। चलो अगला एग्जांपल लेना वो देखना। इस बार भी हमको दे रखा है कि पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स 3 इंटू 10⁻² है, लेकिन इधर माइनस की जगह प्लस है। अब तुम ढंग से बताओ कि इस बार मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या कठिन हार्मोनिक मोशन होगा, या फिर हार्मोनिक होगा ही नहीं, यूनिडायरेक्शनल होगा। तो इसका आंसर है कि अगर फोर्स F इक्वल -kx की जगह F इक्वल +kx हो तो अब तो इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक तो क्या हार्मोनिक ही नहीं होगा, इस बार इसका मोशन बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल होगा, है ना। इस बार मोशन सिंपल तो क्या हार्मोनिक या पीरियोडिक ही नहीं होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। इसको लॉजिकली चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ गए कि फोर्स F इक्वल टू -kx नहीं है, F इक्वल टू +kx है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन तो होगा ही नहीं। लेकिन एक बार देखते हैं कि हार्मोनिक होगा या वो भी नहीं होगा, वो देखना है। तो उसके लिए थोड़ा लॉजिकली सोच सकते हैं। बताओ
इस बार फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स है। तो चलो किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से आगे की ओर डिस्प्लेस हो गया। तो तुम बताओ कि अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम से आगे की ओर होगा, है ना, अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम से आगे की ओर होगा तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। और बताओ एफ प्रोपोर्शन प्लस एक्स है तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो फोर्स भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो फोर्स आगे की ओर लगेगा। तो द फोर्स आगे की ओर लगेगा तो ये इसको इक्विलिब्रियम की ओर ले जाएगा या दूर ले आएगा? इक्विलिब्रियम से दूर ले आएगा, है ना। तो बस बोल सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी आगे की ओर डिस्प्लेस हो तो फोर्स आगे की ओर ले जाएगा, जो कि इसको इक्विलिब्रियम से दूर ले आएगा तो लौट कर कभी वापस आएगा ही नहीं। मतलब मोशन सिंपल हार्मोनिक तो क्या हार्मोनिक ही नहीं होगा। ऐसे ही बताओ किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम से पीछे की ओर डिस्प्लेस्ड है तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फोर्स भी नेगेटिव है तो फोर्स पीछे की ओर लगेगा। तो ये फोर्स भी इसको इक्विलिब्रियम की ओर नहीं इक्विलिब्रियम से दूर ले आ रहा है ना। बस हम पक्का बोल सकते हैं ना पक्का बोल सकते हैं कि बता इस पार्टिकल को बिल्कुल अटका करके अगर इक्विलिब्रियम पे रख सॉरी पार्टिकल को बिल्कुल अटका करके अगर x इक्वल 0 पर रखोगे तब तो जैसे तैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन आगे की ओर फूंक मारोगे तो आगे की ओर भाग जाएगा। और थोड़ा सा पीछे की ओर डिस्प्लेस करोगे तो पीछे की ओर भाग जाएगा। मतलब इस बार पार्टिकल लौट करके वापस आएगा ही नहीं। तो इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक तो क्या हार्मोनिक भी नहीं होगा, यूनिडायरेक्शन होगा, है ना। तो अभी तो इसको लॉजिकली किया, यही करना बेटर है, लेकिन तुम चाहो तो इसको पोटेंशियल के ग्राफ से भी कर सकते हो, है ना। तो तुम फीलिंग से बताओ, इस बार फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स है तो पोटेंशियल जी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगी, है ना। मैंने बताया था कि पोटेंशियल जी माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स होती है। ठीक है, बताओ एफ प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स है, पीछे एक माइनस है, सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल जी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ बना सकते हो ना। तो द पोटेंशियल प्रोपोर्शनल एक्स का ग्राफ तो सीधा कट हो रहा लेकिन पोटेंशियल जी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर तो ग्राफ ऐसा उल्टे कटोरे ऐसा होगा। बताओ ये भी साक्षात पोटेंशियल जी का ग्राफ आ गया तो इसको एक पहाड़ के टाइप से मान सकते हैं और कंचे की ट्रिक लगा सकते हैं। तो कंचे को यहाँ रखते हैं, है ना, एक्स इक्वल 0 यहाँ रखते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि कंचा हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। कंचे को थोड़ा सा भी आगे की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो आगे की ओर भाग जाएगा और पीछे की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो पीछे की ओर भाग जाएगा। मतलब लौट करे कभी वापस आएगा ही नहीं। तो मोशन सिंपल हार्मोनिक तो क्या हार्मोनिक ही नहीं होगा, नॉन पीरियडिक होगा, मतलब यूनि डायरेक्शन होगा। हाँ बच्चों आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ तो इस बार पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब की फॉर्म में। तो हमको बताना है कि इस बार मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, कठिन हार्मोनिक मोशन होगा या फिर यूनि डायरेक्शन होगा, वो देखना है। चलो तुम आंसर बताओ, इस बार मोशन कैसा होगा। चलो सोच लिया होगा, अब देख लेना वही इस बार पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब की फॉर्म में, इस बार मोशन कैसा होगा वो देखना है। तो चलो सबसे पहले तो है ना, सबसे पहले शक्ल देखते ही बता सकते हैं कि इस बार पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में नहीं है, माइनस के एक्स क्यूब की फॉर्म में। ये तुम समझ गए। इस बार है ना, इस बार पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में नहीं है। मतलब इस बार इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं होगा। बोल सकते हैं ना कि फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में नहीं है। मतलब इस बार इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं होगा, है ना। तो फिर एक बार देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक तो नहीं है, लेकिन हार्मोनिक या पीरियोडिक होगा या यूनिडायरेक्शन होगा, वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसको चेक करने की स्किल होती है, केवल माइनस से ज्यादा इंप्रेस्ड मत हो जाना, है। तो सिंपल हार्मोनिक तो नहीं होगा, लेकिन हार्मोनिक या पीरियोडिक होगा या नहीं वो देखना है। तो उसको चेक करने की स्किल मैंने बताई थी। ठीक है, कि चलो इसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम के आगे की ओर है ना। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ब्लॉक इक्विलिब्रियम से आगे की ओर डिस्प्लेस हो गया, इधर पहुंच गया है। तो तुम बताओ कि ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम से आगे पहुंच जाए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। और तुम बताओ कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा। पीछे माइनस लग रहा है तो बोल सकते हैं यार ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। बताओ एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स नेगेटिव होगा। और फोर्स नेगेटिव होगा तो फोर्स पीछे की ओर लगेगा।
जो इसको इक्विलिब्रियम की ओर ले जाएगा। देखना ऐसे चलो किसी इंस्टेंट पर ब्लॉक इक्विलिब्रियम से पीछे पहुंच गया, तो इक्विलिब्रियम के पीछे इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो ये जो फोर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और बताओ फोर्स पॉजिटिव होगा मतलब इस पर फोर्स आगे की ओर लगेगा तो इस बार भी जो फोर्स है इसको इक्विलिब्रियम की ओर ले जाएगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि ब्लॉक, हम पक्का बोल सकते हैं कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम के आगे और इक्विलिब्रियम के पीछे हो, इस पर फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर ही लगेगा। मतलब इसको आगे पीछे कहीं भी डिस्प्लेस करें, इक्विलिब्रियम की ओर लौट करके वापस आएगा, और इक्विलिब्रियम की ओर लौट करके वापस आएगा मतलब कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट ऑस्किलेटरी मोशन तो करेगा। ये ध्यान रखें, पीछे आगे कहीं भी हो, हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर लौट करके वापस आएगा, फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा, ऐसे ऑस्किलेटरी मोशन करेगा। तो इसका मोशन ऑस्किलेटरी तो होगा, इसका मोशन ऑस्किलेटरी तो होगा, मतलब हार्मोनिक तो होगा, लेकिन इस बार जो फोर्स है वो F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में नहीं है, माइनस के एक्स क्यूब की फॉर्म में है। तो बताओ इस बार अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए साइन ओमेगा टी है, ए कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में नहीं आएगा, किसी और फॉर्म में आएगा। हो सकता है कि सेक ओमेगा टी, टेन ओमेगा टी किसी और फॉर्म में आएगा। तो इस बार इसका मोशन हार्मोनिक तो होगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। तो इसको अपने शब्दों में क्या बोलेंगे? कठिन हार्मोनिक मोशन, या किताबी शब्दों में क्या बोलेंगे? ऑस्किलेटरी बट नॉट एसएचएम, है ना। तो ये देख लिया कि इस केस में इसका मोशन पीरियोडिक या हार्मोनिक तो होगा, लेकिन फोर्स F इक्वल टू माइनस के इसकी फॉर्म में नहीं है, मतलब सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसका मोशन हार्मोनिक तो है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तो इस बार इसका जो मोशन होगा उसको अपने शब्दों में कठिन हार्मोनिक मोशन या ऑस्किलेटरी बट नॉट एसएचएम ये बोलेंगे। देखना अभी ऐसे देखा, तुमको और क्लोजली देखना है तो इसको पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से भी कर सकते हो, है ना। मैं इधर ही बना देता हूँ इसको। और दूसरे दृष्टिकोण से देखना है तो पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से भी कर सकते हो, है ना। जैसे तुम देखते ही बताओ, इस बार फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स क्यूब है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स की पावर 4। अब पीछे लिखा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स होती है। तो फोर्स को माइनस के एक्स क्यूब रखोगे तो माइनस माइनस का प्लस, और एक्स क्यूब डीएक्स का इंटीग्रेशन रफली एक्स की पावर 4 की फॉर्म में आएगा। बोलने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ से डायरेक्ट कह सकते हैं। इस बार जो फोर्स है वो माइनस एक्स क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल जी प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स की पावर 4। और बताओ पोटेंशियल जी प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स की पावर 4 है, तो ग्राफ इस टाइप का होगा। कटोरा तो होगा, लेकिन ये कटोरा ज्यादा ऊपर की ओर मुड़ा होगा, है ना। बस पोटेंशियल प्लस एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, ग्राफ ऐसा होगा। तो बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आ गया। अब इसमें कंचे की ट्रिक लगा सकते हैं ना। तो बताओ कि पार्टिकल को अगर ओरिजिन पे रखें तो इक्विलिब्रियम पे होगा, फिर इसको आगे या पीछे कंचे को कहीं भी डिस्प्लेस करें, कंचा लौट करके वापस आएगा, तो ऐसे ऑस्किलेट करेगा, लेकिन फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है। इसे मोशन हार्मोनिक तो होगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं, कठिन हार्मोनिक होगा। ठीक है, तो इसको तुम कागज पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व करने के लिए तुमको कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखो। इस बार हमको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। इस बार इसका मोशन किस टाइप का होगा वो देखना है। हाँ बच्चों, ये सबसे पहले देखते ही पता चल गया कि इस बार फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में नहीं, माइनस के एक्स स्क्वायर है ना। तो इस बार फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में नहीं है, मतलब पक्का है कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं होगा। पक्का है कि इसका मोशन एसएचएम तो नहीं होगा, लेकिन अब हमको देखना है कि मोशन हार्मोनिक होगा या वो भी नहीं होगा, वो देखना है। ये तो उसके लिए वही अपना लॉजिकल तरीका लगाते हैं, है ना। नॉर्मली इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम x इक्वल टू 0 बोलते हैं ना। तो चलो पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम से आगे की ओर डिस्प्लेस्ड है ना। पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी इंस्टेंट पर इक्विलिब्रियम के आगे की ओर है। बताओ इक्विलिब्रियम के आगे की ओर है तो यहाँ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। बताओ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो यहाँ फोर्स नेगेटिव आएगा। और बताओ फोर्स नेगेटिव आएगा मतलब फोर्स पीछे की ओर लगेगा, है ना। ऐसे ही चलो अब मान लेते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से पीछे इधर है,
इधर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और पीछे माइनस से मतलब फोर्स नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव मतलब यहाँ भी फोर्स पीछे की ओर लगा है, तो बेवकूफी किया है ना, बेवकूफी की। हम क्लियरली बोल सकते हैं, बताओ पार्टिकल चाहे इक्विलिब्रियम से आगे की ओर डिस्प्लेस हो या पीछे की ओर डिस्प्लेस्ड हो, x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो k स्क्वायर भी पॉजिटिव, और k स्क्वायर पॉजिटिव तो जो फोर्स है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और फोर्स हमेशा नेगेटिव हो तो पार्टिकल पर फोर्स हमेशा पीछे की ओर लगेगा, और फोर्स हमेशा पीछे की ओर लगेगा तो उसके कारण तो पार्टिकल लगातार पीछे की ओर ही जाएगा, लौट करे कभी वापस आएगा ही नहीं। मतलब इस बार मोशन सिंपल हार्मोनिक तो क्या हार्मोनिक भी नहीं होगा, इस बार मोशन यूनिडायरेक्शनल होगा, है ना। तो कई मूर्ख लोग तो इसको कठिन हार्मोनिक मोशन बोल लेते हैं, लेकिन साफ साफ देख सकते हैं इसमें x की पावर ऑड नहीं इवन है, x स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल, है ना, पार्टिकल चाहे इक्विलिब्रियम से आगे हो पीछे कहीं भी हो, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो k स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, k स्क्वायर पॉजिटिव तो फोर्स हमेशा नेगेटिव, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन के आगे पीछे कहीं भी उस पर फोर्स हमेशा नेगेटिव तो पीछे की ओर लगेगा, फोर्स हमेशा पीछे की ओर लगेगा तो छोड़ने पर लगातार पीछे के पीछे ही जाएगा, लौट करे कभी आएगा ही नहीं, तो मोशन सिंपल हार्मोनिक तो क्या हार्मोनिक ही नहीं होगा, यूनि डायरेक्शन होगा। अब देखो अभी तो इसको ऐसे समझा, बाकी तुम चाहो तो इसको पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से भी समझ सकते हो, तुम फीलिंग से बताओ कि बताओ इस बार फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स क्यूब होगा, तो इसका ग्राफ बनाते तो ये तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब हो तो ग्राफ ऐसा होता है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इस बार u पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल प्लस एक्स क्यूब है तो ग्राफ ऐसे होगा, आगे पहाड़ और पीछे खाई इस टाइप से होगा, है ना। तो बस तुम देखते बताओ कि इस पे कंचे को तुम कहीं भी रिलीज करो, यहाँ से रिलीज करो, कहीं भी रिलीज करो, ये कंचा हमेशा पीछे ही जाएगा, कभी आगे जाएगा ही नहीं, मतलब मोशन यूनि डायरेक्शनल होगा। हाँ बच्चों, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं, लेकिन मैं यही ले रहा हूँ, ठीक है। देखो इस बार भी मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस x पर डिपेंड कर रहा है, और F इक्वल टू माइनस के एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इस टाइप से चेंज करा है, जहाँ k और r कोई कांस्टेंट है। तो बस हमको देखना है कि अभी पार्टिकल का मोशन किस टाइप का होगा वो देखना है, ठीक है। सबसे पहले बताओ इसका मोशन क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं, बिल्कुल नहीं, हम साफ साफ देख सकते हैं इस बार जो फोर्स है वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है, इस बार तो ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है, दिख रहा है ना, तो वही इस बार ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है, मतलब इस बार रिजल्टेंट फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं है। मतलब इस बार इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं होगा, लेकिन अब देखते हैं कि इसका मोशन हार्मोनिक या पीरियोडिक होगा या नहीं, वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वही तरीका है ना, चलो पहले मान लेते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में ओरिजिन से थोड़ा सा आगे की ओर डिस्प्लेस्ड है, तुम बताओ कि जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में ओरिजिन से आगे की ओर डिस्प्लेस्ड होगा तब इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, इसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रखेंगे तो बताओ फोर्स कैसा आ जाएगा नेगेटिव, और फोर्स नेगेटिव मतलब फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, तो देखते बताओ कि फोर्स इसको इक्विलिब्रियम की ओर लौट करके वापस लाएगा, बस इक्विलिब्रियम है ना, फोर्स इसको इक्विलिब्रियम की ओर वापस लेकर के आएगा। मतलब ये ऑस्किलेट करेगा ऐसे। चलो अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम से पीछे की ओर, है ना, किसी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम से पीछे की ओर डिस्प्लेस्ड है, तो बताओ यहाँ x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रखोगे तो फोर्स पॉजिटिव आएगा, और फोर्स पॉजिटिव मतलब आगे की ओर लगेगा, बस इस बार भी जो फोर्स है हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर लग रहा है, मतलब लौट कर वापस आएगा, तो बस पक्का बोल सकते हैं ना, पक्का बोल सकते हैं कि ब्लॉक, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम, सॉरी, पक्का बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम से चाहे आगे की ओर डिस्प्ले या पीछे की ओर डिस्प्लेस्ड हो, फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर लग रहा है, और बताओ फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर लग रहा है मतलब इक्विलिब्रियम की ओर लौट करके वापस आएगा, ऐसे ऑस्किलेट करेगा, तो बस इस बार इसका मोशन हार्मोनिक या पीरियोडिक तो होगा, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है,
तो इस बार इसका मोशन हार्मोनिक तो होगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। तो इसके मोशन को अपने शब्दों में क्या बोलते हैं? कठिन हार्मोनिक मोशन। इसका मोशन कठिन हार्मोनिक मोशन होगा, या किताबी शब्दों में क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी बट नॉट एसएचएम, ये बोल सकते हैं ना। चलो अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, चिंता मत करना है, 12th में आएंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। तो देखो इस बार भी है ना, इस बार भी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इसी फॉर्म में। लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि इसका इक्विलिब्रियम से जो डिस्प्लेसमेंट x है वो r के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। बताओ अब इसका मोशन ऑलमोस्ट एसएचएम होगा या नहीं होगा? चलो देख लेते हैं। वही कि इस बार भी पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का फंक्शन तो कोई माइनस के एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि पार्टिकल को हमको दे रखा है कि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है ना। कि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, मतलब ये जो एक्स और आर के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। और मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि कभी भी एक के कंपैरिजन में दूसरा बहुत ही स्मॉल हो तो हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, देखना है ना। तो बस तुम आराम से बताओ, फिर हमको दे रखा है कि आर बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरिजन एक्स बहुत स्मॉल है ना। तो होता आर के कंपैरिजन एक्स बहुत स्मॉल है, तो होता आर स्क्वायर के कंपटीशन में तो एक्स स्क्वायर महा स्मॉल होगा। इससे आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि आर के कंपैरिजन एक्स बहुत ही स्मॉल है, तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन है तो एक्स स्क्वायर महा स्मॉल होगा। इसे नीचे आर स्क्वायर के कंपटीशन में एक्स स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और इसको नेग्लिजिबल मान लिया तो बताओ अब रिजल्टेंट फोर्स अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? माइनस के एक्स, अपन नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब आर क्यूब। तो तब के और आर क्यूब ये तो कांस्टेंट है ना। तो तब अब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया। तो बताओ अब इसका मोशन ऑलमोस्ट एसएचएम होगा। ये तो हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर x बहुत स्मॉल हो और स्मॉल x, x बहुत स्मॉल हो तो फॉर स्मॉल x द मोशन विल बी ऑलमोस्ट एसएचएम, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें x के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, तब तो मानेंगे कि x r के कंपेरेबल है। तो तब तो फोर्स माइनस के एक्स की फॉर्म में नहीं आ रहा था, मोशन एसएचएम नहीं कठिन हार्मोनिक मोशन था। लेकिन अगर जो एक्स और आर के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल हो तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर के कंपटीशन में एक्स स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसको नेग्लिजिबल मान लिया तो अब रिजल्टेंट फोर्स अप्रोक्सीमेटली के ओपन आर क्यूब इंटू एक्स, तो रिजल्टेंट फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की केस में इसका मोशन ऑलमोस्ट एसएचएम होगा, तो बोल सकते हैं ये जो केस में उसमें अगर एक्स वेरी ये एक्स लार्ज जो है आर के कंपेरेबल हो तब तो मोशन कठिन हार्मोनिक मोशन होगा। लेकिन अगर एक्स आर के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है तो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ऑलमोस्ट। कई महामूर्ख ये बोलते हैं कि नीचे एक्स को नेग्लिजिबल माना, ऊपर क्यों नहीं माना। ये तो महामूर्ख को पता होना चाहिए कि नीचे जो एक्स स्क्वायर है वो आर स्क्वायर के साथ है। नीचे जो एक्स स्क्वायर है आर स्क्वायर के कंपटीशन में है, तो आर स्क्वायर के कंपटीशन में तो एक्स स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। लेकिन ऊपर जो x है वो अकेला है, अकेला है मतलब जीरो के साथ है, जीरो के कंपटीशन में इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो ये ध्यान रखना कि नीचे आर स्क्वायर बहुत ज्यादा और एक्स स्क्वायर बहुत कम है ना, तो इस हाथी की तुलना में तो इस चींटी को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। लेकिन ऊपर एक्स अकेला है मतलब जीरो के साथ है, तो इस बैक्टीरिया के कंपैरिजन में एक्स को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। ये छोटी मोटी चीजें तुमको आती होंगी, लेकिन कई महामूर्ख ये भी पूछते हैं। ये तो आगे ध्यान रखना कि नीचे एक्स स्क्वायर जो आर स्क्वायर के साथ है, तो आर स्क्वायर के कंपटीशन में इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। लेकिन ऊपर जो एक्स है वो अकेला है मतलब जीरो के साथ है, तो जीरो के कंपैरिजन में इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। हाँ वो इसमें कई बार कोई डराने के लिए क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेना। देखो इस बार हमको दे रखा है कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फील्ड में मूव कर रहा है, और इस बार पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स नहीं दे रखा, उसकी जगह डराने के लिए उस फोर्स के कारण पैदा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है।
तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन माइनस के ऊपर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, जहाँ के और ए कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है ना। और साथ में हमको दे रखा है कि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से बहुत स्मॉल डिस्प्लेस किया है, मतलब जो x है वो a के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। तो हमको देखना है कि इस केस में इसका मोशन कैसा होगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, कठिन हार्मोनिक मोशन होगा या यूनि डायरेक्शन होगा, वो देखना करते हैं। ठीक है, बताओ। पोटेंशियल जिसे तो हमको ज्यादा पता नहीं चल रहा है ना, अभी तो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है ना। तो पोटेंशियल के बारे में ज्यादा पता नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले इसको फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो तुमने वर्क और एनर्जी में पढ़ा होगा कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो उस पोटेंशियल एनर्जी को पैदा करने वाला फोर्स कितना होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो होता है इसको पैदा करने वाला फोर्स कितना होगा, माइनस, और डी यू बाई डी एक्स के लिए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो कर लेते हैं, फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस, और डी यू बाई डी एक्स के लिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो सबसे पहले माइनस के तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो बचा क्या, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या बचे बनेगा, a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। बस इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और, पहले पूरे का। तो समथिंग की पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन, माइनस हाफ समथिंग की पावर माइनस हाफ -1 अंदर आएगा, a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फिर अंदर वाले का एक बार और डिफरेंशिएशन। तो a² का डिफरेंशिएशन 0 और x² का डिफरेंशिएशन 2x, ये हमारे पास आ गया, है ना। तो सॉल्व कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, एक माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, 3 माइनस से इसे माइनस कायम रहेगा, ये 2 से 2 कैंसल, तो कितना आ गया, kx अपन, है ना, ये 2 से 2 कैंसल, तो kx अपन x² प्लस a² की पावर माइनस हाफ -1 -3/2, इसको a² प्लस x² की पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, सही है ना। तो इसको सॉल्व किया। अब तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया ना। तो ध्यान रखना कि पोटेंशियल जिससे तो हमको पता नहीं चल रहा था, तो इससे हमने फोर्स निकाल लिया। तो F इक्वल माइनस डी यू बाई डी एक्स से सॉल्व किया, तो फोर्स का एक्सप्रेशन माइनस के एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। बस अब तो इजीली कर सकते हैं। तुम बताओ कि अभी तो जो फोर्स है वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है, इसलिए अभी तो इसका मोशन एसएचएम नहीं होगा। लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से बहुत स्मॉल डिस्प्लेस किया है, मतलब जो एक्स है वो ए के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। बस तुम देखते बताओ कि x a के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो तुरंत चमक गया कि हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो बस हमको दे रखा है कि a के कंपैरिजन में x बहुत ही स्मॉल है, तो a² के कंपैरिजन में तो x² महा स्मॉल होगा। इससे नीचे a² के कंपटीशन में x² को नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो बताओ अब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, -k/a³ इंटू एक्स। तो बताओ अब रिजल्टेंट फोर्स अप्रोक्सीमेटली -x के प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब पक्का बोल सकते हैं, ये पक्का बोल सकते हैं कि अगर x बहुत स्मॉल हो तो उस केस में इसका मोशन ऑलमोस्ट एसएचएम होगा, डेटा, है ना। तुमको अगर इंप्रेस करना हो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो, है ना, ग्राफ से हमको मोशन ज्यादा क्लियरली पता चलेगा। तो पोटेंशियल का फंक्शन ये है ना, ग्राफ बना सकते हैं। उसके लिए वही पहले फर्स्ट पॉइंट मतलब x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर देखते हैं। तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे, तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, तो क्या हो गया k ओपन इनफाइनाइट 1 ओपन इनफाइनाइट 0। तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू 0, इससे ग्राफ ऑलमोस्ट इधर टच करेगा। ऐसे ही x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तब भी x² इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, तो पूरी चीज 0। यहाँ भी पोटेंशियल टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ भी ग्राफ 0 को टच करेगा। और x इक्वल टू 0 पे देखना, मतलब x इक्वल टू 0 पर x² मिनिमम होगा, x² मिनिमम होगा तो पूरे डिनोमिनेटर मिनिमम, डिनोमिनेटर मिनिमम मतलब पूरी चीज मैक्सिमम होगी, पीछे नेगेटिव मतलब x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे बड़ी नेगेटिव होगी। तो इसका ग्राफ इस टाइप का है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस टाइप का है। बस अब तो साक्षात
पोटेंशियल का ग्राफ है, इसमें कंचे की ट्रिक लगा सकते हैं। ये तो बस हम बोल सकते हैं कि कंचे को अगर डिस्प्लेस करेंगे तो लौट करे वापस आएगा, वापस आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, ऐसे ऑस्किलेट करेगा, है ना? और हम बोल सकते हैं कि एक्स काफी लार्ज हो तब तो इसका मोशन कठिन हार्मोनिक होगा, लेकिन एक्स बहुत स्मॉल हो तो फिर रिजल्टेंट फोर्स अप्रोक्सीमेटली माइनस एक्स के प्रोपोर्शन आ जाएगा, मतलब मोशन ऑलमोस्ट ऐसे जम होगा। तो इस क्वेश्चन से एक सबक मिला कि कभी ऐसे क्वेश्चन में पोटेंशियल दे रखी हो तो सबसे पहला काम करना उसको फोर्स में कन्वर्ट कर देना। हाँ बच्चों, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस बार भी हमको दे रखा है कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फील्ड में मूव कर रहा है। फोर्स की जगह डराने के लिए पोटेंशियल का फंक्शन u इक्वल टू माइनस यू नॉट कॉस के एक्स है, और हमको दे रखा है कि जो के एक्स इस बार भी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से बहुत स्मॉल डिस्प्लेस किया है, मतलब जो के एक्स है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। बस आगे इसका मोशन किस टाइप का होगा वो हमको देखना है। ये तो बस अभी बताया था कि कभी पोटेंशियल दे रखी हो तो सबसे पहले इसको पैदा करने वाला फोर्स देखेंगे। तो इसको पैदा करने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता माइनस, और डी यू बाई डी एक्स के लिए इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो सबसे पहले माइनस यू नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको मोह माया से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? पहले पूरे का इंटू अंदर वाले का एक बार, और पहले पूरे का, तो कॉस के एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस साइन के एक्स इंटू अंदर वाले का एक बार और, तो के एक्स का डिफ्रेंसिएशन के हो गया, है ना? सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? एक माइनस दूसरा माइनस तीसरा माइनस तो माइनस रहेगा, तो कितना हो जाएगा? यू नॉट के इंटू साइन के, बस रिजल्टेंट फोर्स इतना आ गया। अब तुम बताओ कि इस बार रिजल्टेंट फोर्स क्या एक्स के प्रोपोर्शनल आया? क्या नहीं आया ना? तो बस अभी रिजल्टेंट फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं आया है, और एक्स काफी लार्ज हो तो हम अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते हैं। तो लार्ज एक्स के केस में तो रिजल्टेंट फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। तो फॉर लार्ज एक्स, है ना, एक्स लार्ज हो तब तो इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, उसकी जगह कठिन हार्मोनिक मोशन होगा। लेकिन इस बार हमको क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स या जो के एक्स है वो बहुत ही स्मॉल है ना? और ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा या मैथमेटिकल टूल में ही पढ़ा होगा कि अगर के एक्स, यही लिख देता हूँ, ठीक है? ये तो मैथमेटिकल टूल में तुमने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो 12th में तुम लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में पढ़ोगे कि अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। तो इस बार भी के एक्स बहुत ही स्मॉल है, तो हमको बताए कि थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो वैसे साइन के एक्स को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? के एक्स लिख सकते हैं। बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? माइनस यू नॉट के इंटू साइन के एक्स को अप्रोक्सीमेटली के एक्स लिख सकते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? माइनस यू नॉट के स्क्वायर इंटू एक्स। अब बताओ यू नॉट के स्क्वायर एक कांस्टेंट है ना, बस बोल सकते हैं कि अब रिजल्टेंट फोर्स अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक्स की स्मॉल वैल्यू के लिए इसका मोशन ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ही बोल सकते हैं। हाँ बच्चों, अब एसएचएम में एक और चीज ध्यान रखना। जैसे देखो, देखना, देखो अभी तक तो मैंने यही बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये तो सही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन साथ में प्लस माइनस कोई कचरा कांस्टेंट आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी मोशन बिंदास एसएचएम ही होगा। साथ में जो कचरा जो कांस्टेंट आ रहा है वो केवल इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? अच्छे ध्यान रखना कि एसएचएम के लिए लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन साथ में प्लस माइनस कोई कचरा कांस्टेंट आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी मोशन बिंदास एसएचएम ही होगा। बस इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। हर बार इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0 पर होती है, इस बार कहीं और हो जाएगी। देखो, और साथ में डिस्प्लेसमेंट में भी यही ध्यान रखना। देखो अभी तो मैंने ही बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी की फॉर्म में होता है, लेकिन
ये जो डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन का एक्सप्रेशन है, उसमें भी साथ में प्लस माइनस कोई कचरा कांस्टेंट आ सकता है, ये तो ध्यान रखना। कि रिजल्टेंट फोर्स के एक्सप्रेशन में भी साथ में कोई कचरा कांस्टेंट आ सकता है, और पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में भी कोई कचरा कांस्टेंट आ सकता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक कचरा कांस्टेंट इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा, और कोई इसका खास सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इनमें भी मोशन बिंदास एसएचएम ही होगा। जैसे तुमको पूछूं कि पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू -5x+3 की फॉर्म में, शक्ल देखते ही बताओ ये मोशन एसएचएम होगा या नहीं होगा, बिंदास बोल सकते हैं। इस बार भी फोर्स F इक्वल टू -kx की फॉर्म में, तो मोशन एसएचएम ही होगा। साथ में जो कचरा कांस्टेंट है उसका कोई खास महत्व नहीं है, वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को इक्विलिब्रियम है ना, साथ में जो कचरा कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी कोई खास महत्व नहीं है। तो स्मार्ट पर्सन है तो इसकी शक्ल देखते ही बता सकता है कि मोशन बिंदास एसएचएम ही होगा, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर शिफ्ट हुई है उसको भी तुम चाहो तो कर सकते हो। तो उसको करने की स्किल होती है कि इसमें x का जो कोफिशिएंट -5 है उसको जबरदस्ती कॉमन ले लेना। तो तब -5 को जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, x -3/5 हो जाएगा। तो बताओ अब f इक्वल -kx की फॉर्म में आ गया ना, मतलब मोशन एसएचएम होगा। बस, है ना, तो बिंदास बोल सकते हैं कि साथ में कोई कचरा कांस्टेंट आ जाए तब भी मोशन एसएचएम ही होगा, बस इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। बताओ नॉर्मली तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है, x इक्वल 0 होती है, मतलब पार्टिकल x इक्वल 0 के आगे पीछे वाइब्रेट करता है। लेकिन इस बार इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल 0 नहीं होगी, इस बार इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल 3/5 होगी। ये तुम खुद बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ रिजल्टेंट फोर्स 0, रिजल्टेंट फोर्स 0 होने के लिए x - 3/5 0 होना चाहिए, और x - 3/5 इक्वल टू 0 होने के लिए x इक्वल टू 3/5। तो ध्यान रखना कि ये भी मोशन बिंदास एसएचएम ही होगा। बस एक ही डिफरेंस है कि यूजुअली इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल 0 होती है, लेकिन इस बार इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल 3/5 होगी। तो इस बार ये x इक्वल टू, है ना, इस बार x इक्वल टू 0 के आगे पीछे ऑस्किलेट नहीं करेगा, इस बार x इक्वल टू 3/5 के आगे पीछे ऑस्किलेट करेगा। तो बस इस क्वेश्चन सबक मिल गया कि रिजल्टेंट फोर्स या पोजीशन के एक्सप्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट हो तो डरने की जरूरत नहीं, मोशन बिंदास एसएचएम ही होगा। साथ में जो कचरा कांस्टेंट है वो बस इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी इसका कोई महत्व नहीं। चलो अगला एग्जांपल ले रहा हूं। इस बार कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसके डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का एक्सप्रेशन 4 sin ओमेगा t + 7। शक्ल देखते ही बताओ मोशन एसएचएम होगा या नहीं होगा। फिर बताओ इस बार फोर्स की जगह डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में दे रखा है, बताओ इस बार डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन x इक्वल a sin ओमेगा t a cos ओमेगा t की फॉर्म में है ना, तो बिंदास बोल सकते हैं कि इस बार भी मोशन एसएचएम ही होगा। ये +7 जो कचरा कांस्टेंट है उसका कोई खास महत्व नहीं, वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन की शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी शक्ल देखते ही बता सकते हैं कि मोशन एसएचएम होगा। चलो अगला एग्जांपल, इस बार x इक्वल 6 - 5 cos 2 ओमेगा t है। ठीक है, बताओ इस बार भी मोशन एसएचएम होगा या नहीं होगा। बताओ इस बार x इक्वल टू a sin ओमेगा t की जगह a cos ओमेगा t है। बस इस बार भी बिंदास मोशन एसएचएम होगा। ये 6 जो कांस्टेंट कचरा है वो उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मोशन एसएचएम होगा ही। चलो अब इसका लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस बार हमको दे रखा है कि x इक्वल टू, ये वैसे तो चैप्टर के लास्ट में करेंगे लेकिन शुरू में ही बताया था, x इक्वल a sin स्क्वायर ओमेगा t है। इस बार मोशन एसएचएम होगा या नहीं होगा वो देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि, ध्यान रखना कभी भी इसमें साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की टर्म आए और मोशन एसएचएम है या नहीं वो देखना है, तो उसके लिए सबसे स्मार्ट तरीका होता है कि इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करो, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करो। तो तुमने पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओनली साइन की फॉर्म में क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है ना पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओनली साइन की फॉर्म में 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा/2। तुम बताओ इस sin स्क्वायर थीटा को हम
सिंगल पावर में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो वैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। तो इसको सुंदर टाइप से जमाओ तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a बाय 2 माइनस a बाय 2 cos 2 ओमेगा टी हो गया। तो बताओ तुम भी, देखते बताओ कि इस बार भी x इक्वल टू रफली a cos ओमेगा टी की फॉर्म में आ गया ना। मतलब बिंदास बोल सकते हैं कि इस बार भी मोशन एसएचएम ही होगा। साथ में जो प्लस a बाय 2 कचरा रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं, वो इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग को ही रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मोशन एसएचएम ही होगा। चलो अगला पूछ रहा हूँ इस बार, x इक्वल टू a cos स्क्वायर ओमेगा टी है। बताओ मोशन एसएचएम होगा या नहीं, आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि ये भी एसएचएम होगा, है ना। उसके लिए भी इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में लिख सकते हैं ना। तो मैं फालतू नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हमको पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओनली cos की फॉर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर ट्रांसफर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, बताओ 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 ये हो जाएगा। तो cos स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू a बाय 2 प्लस a बाय 2 cos 2 ओमेगा टी। बताओ x इक्वल टू a cos ओमेगा टी की फॉर्म में आ गया ना। मतलब बोल सकते हैं कि इस बार मोशन बिंदास एसएचए में होगा। ये जो प्लस a बाय 2 इसका कोई महत्व नहीं है, वो इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ बच्चों, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a tan ओमेगा टी है। इस बार मोशन एसएचएम होगा ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये मैंने चमका कर बताया था कि एसएचएम में जो लगने वाला फोर्स है वो रफली F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में, और सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट a sin ओमेगा टी या cos ओमेगा टी की फॉर्म में आता है। तो याद रखना एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन या cos की फॉर्म में आता है, tan की फॉर्म में नहीं आता है। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट tan की फॉर्म में, मतलब कंफर्म है कि एसएचएम नहीं होगा। चलो एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। इस बार कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin क्यूब ओमेगा टी है। इस बार मोशन एसएचएम होगा या नहीं वो देखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसको भी अगर एनालिसिस करना है तो साइन क्यूब ओमेगा टी को सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू a, और साइन क्यूब ओमेगा टी को सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 साइन ओमेगा टी माइनस 1/4 साइन 3 ओमेगा टी। ये तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि साइन क्यूब ओमेगा टी को अगर सिंगल पावर में कन्वर्ट करोगे तो एक तो साइन ओमेगा टी की टर्म आएगी और साइन 3 ओमेगा टी की टर्म, है ना। दोनों अलग अलग टाइप की टर्म है, इसलिए इस बार इनको ऐड करोगे तो ग्राफ सांप के टाइप से नहीं, इस टाइप से आएगा। तो ये जो मोशन होगा उसको सिंपल हार्मोनिक नहीं, कठिन हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। अगर ओनली इतनी टर्म होती तो एसएचएम होता। अगर ओनली ये 1/4 साइन 3 ओमेगा टी होता तब भी एसएचएम होता, लेकिन दोनों टर्म है। तो इस बार अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा साइन या कॉस मतलब सांप जैसा नहीं आएगा, इस टाइप का आएगा। ठीक, इस बार जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, कठिन हार्मोनिक मोशन होगा, जिसको ऑस्किलेटरी बट नॉट एसएचएम बोलेंगे। हाँ बच्चों देखो, अभी तक तो मैंने लॉजिकली बताया था या डायरेक्ट बताया था कि कभी भी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स के नेचर का हो तो उस केस में सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी की फॉर्म में आता है। ठीक है, पहले तो उसको अनपढ़ों के टाइप से लॉजिकली देखा था, इसको डायरेक्ट बताया था, ठीक है। लेकिन अब राइट टाइम है, अब हम बिल्कुल मैथमेटिकली देख सकते हैं कि लगने वाला फोर्स अगर F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में हो तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी या cos ओमेगा टी की फॉर्म में कैसे आता है उसको अब हम मैथमेटिकली देख लेते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ये जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उस पर लगने वाला फोर्स, है ना, उस पर लगने वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स के सिमिलर है, मतलब F इक्वल टू माइनस के एक्स के सिमिलर है। और इसमें जो K होता है उसको जनरली फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। स्प्रिंग के केस में तो K स्प्रिंग कांस्टेंट का काम करेगा, लेकिन फ्लूइड के केस में K कुछ अलग होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में K कुछ अलग होगा, मैग्नेटिज्म में K कुछ अलग होगा। ये तो वही, इस बार मान लेते हैं कि पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में, जहाँ
के जो होता है उसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और वही केस लेते हैं जो स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है ना, वही केस लेते हैं जो स्टार्टिंग में लिया था कि t इक्वल 0 पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम से मतलब x इक्वल 0 से स्टार्ट हो रहा है, p नॉट की वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया है तो पार्टिकल आगे जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन पर मतलब x इक्वल प्लस a पर एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर पलट कर पीछे आएगा, आगे जाएगा, ऐसे ऑस्किलेट करेगा ना। बस हमको देखना है कि अगर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में हो तो उस केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा वो देखना है। ये तो करने की स्किल बिल्कुल जो अपना सेट मेथड है उसी से ही करेंगे। बस तुम आराम से बताओ कि पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स दे रखा है मतलब इनडायरेक्ट एक्सेलरेशन दे रखा है, तो फोर्स में मास का डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और उसके बाद कोई छोटा बच्चा भी जानता है कि उस एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट करते हैं। ये तो वही पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में ना सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये तो हमको अच्छे ही पता है कि न्यूटन सेकेंड, हमको पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। m को उधर ट्रांसफर करते हैं तो m को उधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। तो बस फोर्स में मास का डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया। तो वही घिसा पीटा तरीका कि एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट। तो चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी छुपी होती है। बताओ एक्सेलरेशन को खोल करके dv by dt भी लिख सकते हैं या फिर v dv by dx भी लिख सकते हैं, लेकिन देखते ही बताओ इधर डिस्प्लेसमेंट मतलब x की टर्म है, इसलिए इस बार एक्सेलरेशन को खोल करके हम क्या लिखेंगे, v dv by dx। तो ये ध्यान रखना, इधर डिस्प्लेसमेंट x की टर्म है इसलिए इस बार एक्सेलरेशन को खोल करके v dv by dx लिखेंगे। चलो dx को उधर ट्रांसफर करते हैं, dx को उधर ट्रांसफर करेंगे तो v dv इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स डी एक्स ये हो गया। बस बताओ वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, रास्ता साफ है। तो बस अब हम दोनों और इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो अब दोनों और इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो तुम चाहो तो नॉर्मल लिमिट रख सकते हो कि पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था ना, है ना, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था, और x, है ना, पार्टिकल x इक्वल 0 से स्टार्ट हुआ था। x इक्वल 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, और किसी भी जनरल x पर वेलोसिटी निकालनी है तो v मान ले। ऐसा कर सकते हो, एचसी वर्मा की बुक में ऐसे ही कर रखा है, तो इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरह से करोगे तब तो अपना आंसर v नॉट मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी की फॉर्म में आएगा, लेकिन हमको जो आंसर चाहिए वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड ए की फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए इस बार लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। ध्यान रखना कि पार्टिकल जहां से स्टार्ट हो रहा है उसी को लोअर लिमिट में लेना जरूरी नहीं है। लिमिट का तो बस एक ही कंसेप्ट है कि जहां की वैल्यू दे रखी है उसको लोअर लिमिट में, और जहां की वैल्यू निकालनी है उसको अपर लिमिट में। ध्यान रखना कि आंसर हमको मैक्सिमम वेलोसिटी की फॉर्म में नहीं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड ए की फॉर्म में निकालना है। तो इसलिए हम, ये हमको पता है कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x इक्वल टू, हमको पता है कि एक्सट्रीम है एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन पे मतलब x इक्वल प्लस a पर वेलोसिटी 0 होती है ना। बस ऐसा करते हैं कि लोअर लिमिट पे x इक्वल प्लस a लेते हैं, ठीक है ना। बस तुम बताओ कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तो x इक्वल प्लस a पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और किसी भी जनरल x पर वेलोसिटी निकालनी है तो v। तो ये ध्यान रखना, इसको भी इनिशियल कंडीशन का यूज कर सकते हैं इसका भी, लेकिन आंसर मैक्सिमम वेलोसिटी की फॉर्म में आएगा, जबकि हमको आंसर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड ए की फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए हमने लिमिट चेंज कर दी। तो बस एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तो x इक्वल प्लस ए पर इसकी वेलोसिटी 0, और किसी भी जनरल x पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो v मान लेंगे। बस अब तो इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। बताओ v dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ।
वी डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट में v की जगह v रखोगे तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट में 0 रखोगे तो 0 इक्वल टू माइनस के बाय एम कॉन्स्टेंट है बाहर, और इधर क्या बचा x dx, तो x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट में x रखोगे तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट पे x की जगह a रखोगे तो a स्क्वायर बाय 2, ये डिवाइड बाय 2 कॉमन आकर के कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के बाय एम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस को अंदर ले जाऊं तो वी स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम, और माइनस को अंदर ले जाए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर इतना है तो वी कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट, तो वी कितना हो जाएगा रूट के बाय एम रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया है ना, इतना सॉल्व तुम कर सकते हो। तो बस हमने इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट रख दी थी, ये आ गया। तो ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने एक स्टेप किए, मतलब अभी तक तो एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाली है, और वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, रूट के बाय एम इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी तक तो एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाली है, अब वेलोसिटी का फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट छुपा होता है, तो वेलोसिटी को खोल करके क्या लिख सकते हैं, सिंपली dx by dt। बस इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो क्या करेंगे, x वाली टर्म को LHS में और dt को RHS में। x वाली टर्म को LHS में ले जाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, dx अपन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt को उधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट के बाय एम इंटू डी टी। बस वेरिएबल सेपरेट हो गए तो वापस दोनों इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखते हैं। अब तो अपनी नॉर्मल लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t, बताओ t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, और किसी भी जनरल t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो x मान लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये तुमने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो चिंता मत करना, 12 की मैथमेटिक्स में तुम पढ़ोगे कि dx अपन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स x बाय a। तो ध्यान रखना कि dx अपन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x बाय a होता है। लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x इक्वल टू, इधर कितना आ गया, रूट के बाय m, और ओनली dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट रखेंगे तब भी t, लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट में x की जगह x रखेंगे तो, ये अपर लिमिट में x की जगह x रखेंगे तो साइन इनवर्स x बाय माइनस, लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, इक्वल टू इधर रूट के बाय एम इंटू टी आ गया। अब साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बाय ए इक्वल टू, साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन रूट के बाय एम इंटू टी आ गया। a को भी उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू a साइन रूट के बाय एम इंटू टी, तो x इक्वल टू a साइन रूट के बाय एम इंटू टी, ये आ गया। अब इसको थोड़ा देखते हैं, तो तुम बताओ कि k क्या है, फोर्स कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है, और m उस ऑस्किलेट कर रहे पार्टिकल का मास, वो भी कांस्टेंट है, तो रूट के बाय एम भी पूरा कांस्टेंट होगा। और ध्यान रखना कि इस रूट के बाय एम को राम, मोहन, सोहन कुछ भी नाम दे सकते थे, तो लोगों ने उसको ओमेगा एन नाम दिया डेल्टा। इसका महत्व क्या होता है उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यही ध्यान रखना कि रूट के बाय एम भी एक पूरा कांस्टेंट होगा, तो उसको कुछ भी नाम देना था तो लोगों ने क्या नाम दिया, ओमेगा एन नाम दिया। तो बताओ x इक्वल टू कितना आ गया, a साइन ओमेगा टी, ओमेगा एन भी लिख सकते हैं ना, तो x इक्वल टू रफली a साइन ओमेगा टी आ गया, ओमेगा एन को ओमेगा ही लिख देता हूँ, ये x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी आ गया। जो हमको अच्छे पता है कि ओमेगा किसको बोला गया है, रूट के बाय एम को बोला गया है ना। बस अब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ना, पहले तो हमने जुगाड़ से बोला था, लेकिन अब तो मैथमेटिक्स अपने सामने है, तो बस अब तो हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं, मतलब और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि
है ना, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि कभी भी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के इस नेचर का हो तो सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट X इक्वल टू A sin ओमेगा टी A cos ओमेगा टी की फॉर्म में आता है और इस मोशन को SHM बोलते हैं। ये sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी कैसे आएगा और समझ सकते हो बताओ? अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से मतलब x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a sin ओमेगा टी और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से या मैक्सिमम से स्टार्ट हो तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट a cos ओमेगा टी रहेगा। लेकिन ये पता चल गया रहेगा, तो ध्यान रखना कि शुरू में तो हमको नहीं आता था, नहीं शुरू में तो ये अनप्रोडक्टाइज से ग्राफ से अनुमान लगाया था, लेकिन अब मैथमेटिक्स अपने सामने है ना, बस अब हम ये चीज कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं नहीं कि कभी भी लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म का हो तो सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a sin ओमेगा टी a cos ओमेगा टी की फॉर्म में आएगा। अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम से है ना, अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा तो ग्राफ भी 0 से स्टार्ट होगा तो a sin ओमेगा टी और पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो ग्राफ भी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो a cos ओमेगा टी, है ना। तो बस ये हमने मैथमेटिकली देख लिया। ये तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म का हो तो सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a sin ओमेगा टी है a cos ओमेगा टी की फॉर्म में आएगा, जिसको SHM बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर लगने वाला फोर्स किसी और फॉर्म का हो F इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब की फॉर्म का हो तो सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी की फॉर्म में नहीं आएगा। तब हो सकता है tan ओमेगा टी sec ओमेगा टी ऐसे किसी फॉर्म में आएगा। तो तब जो मोशन है उसको सिंपल हार्मोनिक की जगह कठिन हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, क्योंकि इसको तुम कागज पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन तक तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारी गाड़ी अटक जाएगी, तुमको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस टाइप के मोशन को फिर हम कठिन हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, या तुम्हारे शब्दों में ऑस्किलेटिव बट नॉट एसिड। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और देखो सबसे मेन चीज ये पढ़ी थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगने वाला फोर्स तो F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म का होता है और इंटीग्रेशन से सॉल्व करने पर जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो x इक्वल टू a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी की फॉर्म में आता है। और हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम से x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट a sin ओमेगा टी। ये तुम खुद ही बताओ कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से ये x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो तो बताओ 0 से स्टार्ट होने वाला फंक्शन कौन सा होता है, साइन या कॉस? साइन वाला। बोल सकते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से या x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, है ना, पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो तो बताओ मैक्सिमम से स्टार्ट होने वाला फंक्शन कौन सा होता है, साइन या कॉस? कॉस फंक्शन होता है। इससे पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a cos ओमेगा n t होता है ना। जहाँ ये भी बताया था कि इसमें ओमेगा n हमने किसको बोला था, रूट k बाय m। इस पूरे कांस्टेंट को हमने ओमेगा n बोला था, है ना। तो पिछली क्लास में मैंने क्लियरली बताया था कि एसएचएम में लगने वाला फोर्स तो F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म का होता है और सॉल्व करने पर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी की फॉर्म में आता है। तो चलो यहाँ तक तो पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब इसके डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ मैथमेटिकल ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो चलो मान लेते हैं ठीक, मान लेते हैं कि इस बार भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और आसानी के लिए मान लेते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है और हमको पता है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो तब तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा टी होगा। बस हमको देखना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट या इसकी पोजीशन ये टाइम के साथ किस तरह से चेंज करेगी, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक। बस तुम आराम से बताओ ठीक, तुम आराम से बताओ कि इस बार डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा एन टी पे डिपेंड कर रहा है। हाँ बच्चों देखते बताओ, इस बार डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ साइन कर्व जैसा होगा। और बताओ साइन के ग्राफ को तो तुम मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो पक्का बोल सकते हैं कि इस बार डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ साइन कर्व जैसा होगा, ठीक है। तो तुम बताओ कि
साइन कर्व जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है ना, हम देख भी सकते हैं। बताओ t इक्वल टू जीरो पर साइन ओमेगा टी जीरो, तो x इक्वल टू भी जीरो, तो बोल सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ साइन कर्व जैसा होगा, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। और उसके बाद बताओ फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये x भी पॉजिटिव होगा, और सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो x भी नेगेटिव होगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, इससे ग्राफ भी साइन कर्व जैसा होगा, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। और उसके बाद साइन के सिमिलर डिस्प्लेसमेंट भी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस टाइप से ये पीरियोडिकली चेंज करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बिल्कुल साइन कर्व जैसा होगा, मतलब सांप के टाइप से होगा, ठीक है। इसी चीज को तुम प्रैक्टिकल डायग्राम से भी देख सकते हो, है ना। तो मान लेते हैं कि एम मास का कोई पार्टिकल है, ये इक्विलिब्रियम से मतलब x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और इक्विलिब्रियम के आगे पीछे ऑस्किलेट कर रहा है, मतलब आगे पीछे एसएचएम कर रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा, उसको प्रैक्टिकल डायग्राम से भी देख सकते हैं। तुम बताओ कि पार्टिकल x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्राफ भी x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा। फिर पहले पार्टिकल आगे की ओर जा रहा है, तो जब पार्टिकल आगे की ओर जाएगा तो इसका x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। और जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा तो x कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा, तो x कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा पॉजिटिव है। फिर पार्टिकल पलट कर पीछे आ रहा है, तो अब इसका x कोऑर्डिनेट घटेगा, और जब पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पहुंचेगा तो x कोऑर्डिनेट वापस जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ में इधर है कि x कोऑर्डिनेट घट रहा है, और जब पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो x इक्वल टू वापस जीरो हो जाएगा। फिर पार्टिकल और पीछे आएगा तो अब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और मैक्सिमम पीछे होगा तो x कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा नेगेटिव होगा। फिर पार्टिकल पलट करके आगे जाएगा तब x कोऑर्डिनेट कम नेगेटिव होगा, और पार्टिकल वापस उसी स्टेट में पहुंच जाएगा तो x कोऑर्डिनेट वापस जीरो। तो बस इस टाइप से हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जब जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में x इक्वल जीरो के आगे होगा तब इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और जब जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में ओरिजिन x को सॉरी जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में x इक्वल जीरो के पीछे होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो बस बोल सकते हैं कि पहले इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इस टाइप से इस ग्राफ को इस प्रैक्टिकल डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज तुम बताओ कि बताओ पार्टिकल इस स्टेट से स्टार्ट हुआ था ना, है ना। बताओ पार्टिकल इस स्टेट से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद पार्टिकल आगे जाएगा, उसके बाद पलट करके पीछे आएगा, और फिर घूम फिर करके जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था उसी स्टेट में वापस पहुंच जाएगा। देख सकते हैं तो वही कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, आगे जाएगा, पीछे आएगा, और घूम फिर करके अब पार्टिकल जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था उसी स्टेट में वापस पहुंच गया है। तो ध्यान रखना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको एक ऑस्किलेशन बोलते हैं। देख सकते हो ना कि पार्टिकल जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था घूम फिर करके उसी स्टेट तक वापस पहुंच गया। तो ध्यान रखना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है उसको एक ऑस्किलेशन बोलते हैं, और एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगेगा उसको ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड बोलते हैं। या ग्राफ से भी देख सकते हो। बताओ ग्राफ है ना, ग्राफ जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था यहाँ ग्राफ उसी स्टेट तक वापस पहुंच जाएगा, है ना। ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ग्राफ में ग्राफ जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था घूम फिर करके यहाँ उसी स्टेट तक वापस पहुंच गया, तो ग्राफ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होगा उसको एक ऑस्किलेशन बोलेंगे। दोनों को रिलेट कर सकते हैं ना, तो प्रैक्टिकल डायग्राम में बोल सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होगा उसको एक ऑस्किलेशन बोलेंगे, और ग्राफ में बोल सकते हैं कि ग्राफ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होगा उसको एक ऑस्किलेशन बोलेंगे, और एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगेगा उसको ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड बोलते हैं। तो बस हमको देखना है कि कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब एक ऑस्किलेशन में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो इसको देख सकते हैं ना, ये तुम खुद बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, और बताओ साइन के ग्राफ को हम अच्छे से पहचानते हैं, है ना। देख सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, और साइन के ग्राफ को हम अच्छे से पहचानते हैं, है ना। तुमने मैथमेटिकल टूल में भी पढ़ा होगा कि साइन के ग्राफ में ये पॉइंट कौन सा होता है, थीटा इक्वल टू जीरो, ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मतलब पाई, ये थीटा इक्वल टू 360 डिग्री मतलब 2 पाई, इस टाइप से। तो बस साइन के ग्राफ को हम अच्छे से पहचानते हैं। तुम बताओ
कि साइन के ग्राफ में ये पॉइंट कौन सा होता है, थीटा इक्वल टू 0। और ध्यान रखना कि साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा वही थीटा का काम करेगा। तो साइन के अंदर ओमेगा टी आ रहा है ना, यही थीटा का काम करेगा। तो बताओ इस पॉइंट के लिए थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मतलब ओमेगा इन टी इक्वल टू 0, तो ये टी इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे साइन के ग्राफ में ये पॉइंट कौन सा होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मतलब पाई। तो बताओ थीटा का काम कौन कर रहा है, ओमेगा इन टी इक्वल टू पाई, तो टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा एन, ये आ गया। ऐसे साइन के ग्राफ में ये पॉइंट कौन सा होता है, थीटा इक्वल टू पाई, थीटा का काम कौन कर रहा है, ओमेगा एन टी इक्वल टू पाई, तो टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा एन। और अब मूर्खता करने की जरूरत नहीं, अब तो पूरी सीरीज बन गई। बताइए टी इक्वल टू 0, ये टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा एन, ये टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा एन, ये टी इक्वल टू 3 पाई बाय ओमेगा एन, टी इक्वल टू 4 पाई बाय ओमेगा एन। इस टाइप से ये आ गया, ठीक है। तो बस तुम बताओ, है ना, हमने देखा था कि इस ग्राफ में यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है उसको एक ऑस्किलेशन बोलेंगे, और एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे ना। बस हमको टाइम पीरियड देखना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ऑस्किलेशन में लगा टाइम कितना होगा वो देखना है। बस ये तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि बताओ यहाँ t इक्वल टू 0 है और यहाँ t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा एन है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा एन। मतलब एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई बाय ओमेगा एन। और एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाय ओमेगा एन। तो ध्यान रखना कि अब गधोटाई से इतना सारा चित्र बनाने का, एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा एन होगा। बाकी अगर कठिन हार्मोनिक मोशन हो तो फिर टाइम पीरियड को हम कागज पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। हाँ बच्चों, अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड मैथमेटिकली देख लिया। अब देखो, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो छोटी छोटी टर्म्स आती हैं उसको डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। ये सब स्टार्टिंग में देख चुके थे, लेकिन अब हम बिल्कुल प्रॉपर किताबी शब्दों में इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली टर्म आती है टाइम पीरियड, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, या हिंदी में इसको आवर्तकाल बोलते हैं। इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया था, है ना, मैंने अभी बताया था कि एक ऑस्किलेशन या यूनिट ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। है ना? तो हमको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑस्किलेशन या यूनिट ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ टाइम पीरियड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, टाइम टेकन पर यूनिट ऑस्किलेशन, है ना। तो टाइम पीरियड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, टाइम टेकन पर यूनिट ऑस्किलेशन, मतलब टाइम पर ऑस्किलेशन ऐसा बोल सकते हैं। अब ध्यान रखना कि एक ऑस्किलेशन में लगे टाइम पीरियड को टाइम पीरियड बोलते हैं, या टाइम पीरियड टाइम पर यूनिट ऑस्किलेशन। तो ध्यान रखना ये चीज तो हर पीरियोडिक मोशन के लिए वैलिड है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड है, कठिन हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड है, और कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा उसके लिए भी वैलिड है। लेकिन अब हमको देखना है कि स्पेशली सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड कितना होगा, तो वो हम मैथमेटिकली निकाल चुके हैं, है ना, और अभी देख चुके हैं कि कठिन हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा एन। जब ओमेगा एन किसको बोला था हमने, रूट के बाय एम को। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई, और ओमेगा एन रूट के बाय एम, तो 1 बाय ओमेगा एन रूट एम बाय के। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा एन, या डिटेल में इसको 2 पाई रूट एम बाय के लिख सकते हैं, जहां एम तो ऑस्किलेट करे पार्टिकल का मास, और के क्या होगा उस सिस्टम का फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग के केस में के स्प्रिंग कांस्टेंट का काम करेगा, लेकिन फ्लूइड इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा कोई और केस हो तो के कुछ और होगा, ठीक। तो टाइम पीरियड देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टाइम पीरियड का जो उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या हिंदी में इसको आवृत्ति बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। ये तो ध्यान रखना तुम कि टाइम पीरियड तो क्या होता है, ये टाइम पीरियड तो क्या होता है, यूनिट ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसको तो टाइम पीरियड बोलते हैं, और ऐसे ही हम उसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि यूनिट टाइम में जितने ऑस्किलेशंस होते हैं उसको ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये तो कंपैरेटिवली याद रखना कि, ये कंपैरेटिवली याद रखना कि
यूनिट ऑस्किलेशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड, और ऐसे ही यूनिट टाइम में जितने ऑस्किलेशन होते हैं उसको ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैंने तो लिख दिया है कि यूनिट टाइम में जितने ऑस्किलेशन होते हैं उसको ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में 50 ऑस्किलेशन हो रहे हो, है ना? 1 सेकंड में 50 ऑस्किलेशन हो रहे हो, तो ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 ऑस्किलेशन पर सेकंड, है ना? तो बस हम बोल सकते हैं कि यूनिट ऑस्किलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड, और यूनिट टाइम में जितने ऑस्किलेशंस होते हैं उसको ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो तब फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? बस अब तुम कंपैरेटिवली देख सकते हो, बताओ टाइम पीरियड तो क्या होता है? टाइम पर ऑस्किलेशन, और फ्रीक्वेंसी होती है ऑस्किलेशन पर टाइम। तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड की उल्टी होती है, ये बोल सकते हैं, ठीक है? तो 9-10 में हमको पता नहीं चलता था, लेकिन यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड टाइम पर ऑस्किलेशन, और फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन पर टाइम। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ठीक है? चलो एक बार फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी देख लेते हैं। तो तुम बताओ फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? ऑस्किलेशन पर सेकेंड, और ऑस्किलेशन पर सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। तो उस फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ऑस्किलेशन पर सेकेंड, जिसको हर्ट्ज बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम या फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ये चीज तो हर हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड है, कठिन हार्मोनिक मोशन के लिए भी वैलिड है, सर्कुलर मोशन के लिए भी वैलिड है। लेकिन अब हम स्पेशली सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा एन होता है, तो फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा ओमेगा एन बाय 2 पाई हो जाएगा, ठीक है? या इसको 1/2 पाई, और ओमेगा एन का ऑपरेशन करके उसको क्या लिख सकते हैं? रूट के बाय एम। तो बस सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन बाय 2 पाई होगी, या 1/2 पाई रूट के बाय एम होगी, ठीक? अब इसमें थोड़ा एक और चीज करते हैं यार। ऐसा करते हैं कि 2 पाई को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, कोई पाप तो नहीं है ना? तो 2 पाई को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो बताओ 2 पाई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो बताओ ओमेगा एन इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई, है ना? वही कि इसमें 2 पाई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ओमेगा एन इक्वल 2 पाई एफ हो गया। तो देखो तुम देख के बताओ कि पिछली क्लास में हमको ओमेगा एन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, है ना? वही कि पिछली क्लास में हमको ओमेगा एन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस रूट के बाय एम को कुछ नाम देना था, तो इसको राम मोहन सोहन जैसे ओमेगा एन नाम दे दिया था। ध्यान रखना कि पिछली क्लास में हमको ओमेगा एन के बारे में कुछ पता नहीं था, बस रूट के बाय एम को हमको नाम देना था, तो उसको मूर्खों से ओमेगा एन बोल दिया था। तो पिछली क्लास में तो हमको ओमेगा एन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब जाकर के हमको पता चल गया कि ओमेगा कोई फालतू चीज नहीं है, ये किससे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, ये अब जाकर के हमको पता चल गया कि ओमेगा एन कोई फालतू चीज नहीं है, बताओ ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। इससे ध्यान रखना कि जो एफ होता है उसको तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ओमेगा एन उसकी बड़ी बहन होगी तो उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है? तो ये ध्यान रखना, लिख देता हूँ। एफ होता है उसको तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ओमेगा एन इसकी बड़ी बहन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना? एफ फ्रीक्वेंसी और साथ में 2 पाई है, इसलिए इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बस अब आगे ध्यान रखना कि ओमेगा इन कोई फालतू चीज नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन है, मतलब फ्रीक्वेंसी की बड़ी बहन है। तो एफ को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसकी बड़ी बहन जो ओमेगा एन होती है इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और दोनों में रिलेशन क्या होता है? ओमेगा एन इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ठीक है? अब देखो ध्यान रखना, ये जो तुम क्वेश्चन करोगे उसमें कई बार फ्रीक्वेंसी दी हुई है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है, उसको क्लियर शब्दों में नहीं दिया होता है ना? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, वो क्लियर शब्दों में नहीं दिया होता है। तो ऐसे केस में तुम इसको यूनिट से पहचानना। तो ध्यान रखना कि कभी भी यूनिट ऑस्किलेशन पर सेकेंड, या अगर हर्ट्ज दे रखी हो तब तो समझ जाना कि ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और अगर कभी भी यूनिट रेडियन पर सेकेंड दे रखी हो तो समझ जाना कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये तो ध्यान रखना, ये शब्द लोग परफेक्ट शब्द यूज नहीं करते हैं,
ये तो ऐसे शब्दों पे मत जाना, यूनिट के बेसिस पे देखना। तो कभी भी यूनिट ऑस्किलेशन पर सेकेंड या हर्ट्ज दे रखी हो तो समझ जाना कि छोटी बहन फ्रीक्वेंसी है, और कभी भी यूनिट रेडियन पर सेकेंड दे रखी हो तो समझ जाना कि ये बड़ी बहन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना कि कई महामूर्ख लोग है ना, कई महामूर्ख लोग इस ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तुम खुद बताओ कि इसमें सारे फॉर्मूले एंगुलर वेलोसिटी जैसे ही है ना। सॉरी बच्चों, बीच में डिस्टर्बेंस था, ध्यान रखना कि कई मूर्ख लोग इस ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी समझते हैं, क्योंकि बताओ सारे फॉर्मूले एंगुलर वेलोसिटी जैसे ही है ना, सर्कुलर मोशन जैसे ही है। टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा एन, ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ। तो ध्यान रखना कि सारे फॉर्मूले सर्कुलर मोशन जैसे हैं, तो कई लोग ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी समझते हैं। बाकी ध्यान रखना कि बताओ ओमेगा जो होती है एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ये तुम खुद बताओ। ठीक है। कई लोग ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी समझते हैं, तो बताओ यहाँ कोई चक्कर लगा रहा है क्या? यहाँ तो पार्टिकल आगे पीछे ऑस्किलेशन कर रहा है, कोई चक्कर थोड़ी लगा रहा है। तो ध्यान रखना कि इसमें ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ये जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई चक्कर नहीं लगा रहा है। एक्चुअली ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं ओमेगा की जगह ओमेगा एन शब्द का यूज करता हूँ, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बच्चों, अब एसएचएम में तीसरी टर्म देखते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसको दूसरे शब्दों में मीन पोजीशन बोलते हैं, हिंदी में इसको साम्यावस्था स्थिति बोलते हैं। इसको देखते हैं। ये तुमने वर्क और एनर्जी में ही पढ़ा होगा, और कल की क्लास में मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। ये तो पढ़ा होगा तुमने वर्क और एनर्जी में भी, कि इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो मतलब जहां सारे फोर्स आपस में बैलेंस्ड हो, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो लिख भी दिया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां सारे फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड हो, मतलब ऑब्जेक्ट पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, या दूसरे शब्दों में एक्सेलरेशन जीरो। उस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन बोलते हैं, और उसका सिग्निफिकेंस भी देख सकते हैं। ये तो ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है ना, ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो इक्विलिब्रियम के आगे पीछे वाइब्रेट करता है। इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम जितना आगे जाता है, इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम उतना ही पीछे जाता है ना, ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना कि ये जो चीज बताई वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी वैलिड है और कठिन हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड है ना। एनर्जी कंजर्वेशन से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर ऑस्किलेट कर रहा हो तो वो इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम जितना पीछे आएगा, इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम उतना ही आगे जाएगा। ये देख लिया। चलो अब अगली टर्म देखते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको हिंदी में चरम स्थिति बोलते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन देखते हैं। तो ध्यान रखना नाम से ही क्लियर है कि इक्विलिब्रियम से सबसे दूर वाली जो पोजीशन होगी, या इक्विलिब्रियम से जो सबसे फारदेस्ट पोजीशन होगी, उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम से सबसे दूर वाली पोजीशन या फारदेस्ट पोजीशन होती है, उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। और बताओ कोई भी पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा हो तो उसमें दो एक्सट्रीम पोजीशन होंगी। ये वाली जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। और ये वाली जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी उसको लेफ्ट लेफ्ट एक्सट्रीम मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो बस इक्विलिब्रियम से सबसे दूर वाली पोजीशन या फारदेस्ट पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन की पहचान क्या है वो देखना है। ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पर एक इंस्टेंट के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसके बाद पलट करके पीछे जाएगा ना। बस एक्सट्रीम पोजीशन पर एक इंस्टेंट के लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये तो ध्यान रखना कि कहीं भी एक इंस्टेंट के लिए अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो गई तो उसी को एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हैं। ये तो कंपैरेटिवली याद रखना। ये तो कंपैरेटिवली ध्यान रखना कि जहां भी एक इंस्टेंट के लिए फोर्स बैलेंस हो या रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, उसको तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। और जहां भी एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो हो गई, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो अभी तो सिंपल है, लेकिन आगे कई लोगों को इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे केस में कंपैरेटिवली ध्यान रखना कि जहां भी एक इंस्टेंट के लिए फोर्सेस बैलेंस हो गए हो या रिजल्टेंट फोर्स जीरो, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे।
और जहां भी एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो हो गई है उसी को हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। चलो अब अगली डेफिनेशन देखते हैं, एम्पलीट्यूड, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम्पलीट्यूड को हिंदी में आयाम बोलते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम से फारदेस्ट पोजीशन होती है उसको तो एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच जो डिस्टेंस होती है, जो फासला होता है, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक, तो सॉरी, ठीक है, तो ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम से फारदेस्ट पोजीशन होती है उसको एक्सट्रीम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना। अब देखो ये एम्पलीट्यूड को हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को एम्पलीट्यूड बोलेंगे, या दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस होगी या जो सेपरेशन होगी उसको भी एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अभी तो एम्पलीट्यूड क्लियरली दिख रहा है ना, अभी तो एम्पलीट्यूड क्लियरली दिख रहा है, लेकिन आगे हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें एम्पलीट्यूड के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो तुम अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि पूरे एसएचएम में अगर कभी भी एम्पलीट्यूड पूछा हो तो उसको निकालने का सेट तरीका होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, और बस इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम के बीच का जो फासला होगा उसी को एम्पलीट्यूड बोल देंगे। तो मैंने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया है कि एम्पलीट्यूड इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। बाकी इसको परफेक्ट शब्दों में क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये बोल सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का जादुई फॉर्मूला ही है। देखने में बहुत मामूली लग रहा है, लेकिन आप आगे जब बहुत टफ क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कभी कोई पार्टिकल ऑस्किलेट कर और उसका एम्पलीट्यूड पूछे तो उसको निकालने का, है ना, एम्पलीट्यूड निकालने का सेट तरीका यही होता है कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करो, फिर एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड आउट करो, और इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच जो फासला होगा उसी को हम एम्पलीट्यूड बोल देंगे।